जैसे जैसे सीयूईटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ जा रहा है, उसी तरह से सारी यूनिवर्सिटी भी एक्टिव हो चुकी हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर रही हैं। उसी के क्रम में बीएचयू ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी की है। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उसने पूरी संपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसेस होगा एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम के बाद कैसे वे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा कोर्स है उनके पास, क्या फ़ीस है, या फिर एनईपी के थ्रू कौन कौन से नए कोर्स जुड़े हुए हैं, या कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिन पे एनईपी 2020 लागू नहीं होता, और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन पे एनईपी 2020 लागू हो चुका है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ कि उनकी पेड शीट में कितनी सीट है, या फिर एम्प्लॉय कोटे में कितनी सीट है, या फिर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या एससी एसटी ओबीसी उनके लिए कितना रिजर्वेशन है, उनके लिए कितनी एलिजिबिलिटी है, पूरा का पूरा आज उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जारी किया है। तो हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं जो यहाँ का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है, इसमें कोर्सेज कौन कौन से होने वाले हैं और उन कोर्सेज में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन पे एनईपी ने अपना एनईपी लागू नहीं हुआ है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिन पे वो लागू नहीं हुआ है, नॉट कवर्ड अंडर द सर्कुलम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस पे लागू हो चुकी है वो कोर्सेज में चेंज होंगे, और जिस पे लागू नहीं हुआ है वो कोर्स पहले की तरह ही बना रहेगा, और जो कोर्स लागू हो गया है वो कोर्स 4 साल का हो जाएगा अगर वो 3 साल का रहा है तो। ये कोर्स जैसे बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, इस पर लागू नहीं हुआ है। बैचलर्स लेजिस्लेटिव लॉ पर, एलएलबी पर, बीए एलएलबी ऑनर्स पे लागू नहीं हुआ है। या फिर आप देखें मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये नया कोर्स आया हुआ है। ठीक है, और मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी 2 नए कोर्स ऐड हुए हैं बीएचयू के अंदर, और इन पर भी एनईपी लागू नहीं हुआ है। वोकेशन पे लागू नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी एंड फूड, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, ये भी लागू नहीं हुआ इस पर भी, और डेयरी टेक्नोलॉजी पर भी लागू नहीं हुआ। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, प्रोग्राम हैं जो कवर हो गए हैं एनईपी के थ्रू, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स के जितने मतलब बीए का आपका जो प्रोग्राम है ये लागू हो गया। पहले ये 3 साल का होता था, 6 सेमेस्टर होते थे, अब ये 4 साल का कोर्स हो गया है, 8 सेमेस्टर होते हैं। कॉमर्स पे लागू हो चुका है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में, या फिर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में, या फिर आप देखें बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बीएफए पे लागू हो चुका है। बैचलर ऑफ साइंस जो आपके पीएमसी के, जैसे आप बीएससी कहते हैं, बीएससी ऑनर्स पे लागू हो चुका है। बीएससी मैथ हो या बीएससी बायो हो, कुछ भी हो, इन पर 4 साल के कोर्स लागू हो चुके हैं। शास्त्री का जो कोर्स है ये भी 4 साल का हो चुका है। तो ये सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो एनईपी के अंडर कवर हो जाते हैं। अगर इनमें आपको कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप जान सकते हैं। अब ये जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये एनईपी के थ्रू लागू हो चुका है तो अगर हम इसके प्रभाव में देखें तो जो प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसमें आप कोर्स स्ट्रक्चर में जब आप जाते हैं तो आपको दिखेगा कि बीएचयू के अंदर, या फिर जैसे बीएचयू ऑनर्स की डिग्री देता है, तो यहाँ पर एक मेजर सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है जो आपके लास्ट तक बना रहता है, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें आप स्पेशल होते हैं। ठीक है, और माइनर सब्जेक्ट होते हैं 2 जो आपके साथ साथ चलते रहते हैं, और जो मेजर होता है वो आपको चूज करना पड़ता है। या फिर जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन ही भरेंगे, तो अपने सब्जेक्ट को आपको चूज करना रहता है, और आपके कट ऑफ के हिसाब से आपके अपने सब्जेक्ट मिलते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट और माइनर हमें को चूज करने पड़ते हैं उसी के हिसाब से, और कॉलेज भी चूज करना पड़ता है, तो उसी के हिसाब से आपको वहां से जो भी आपकी मेरिट होती है उसी हिसाब से दिया जाता है। और बीएचयू जो 4 ईयर का सब्जेक्ट है, मतलब जो एनईपी के थ्रू आता है, यूजी प्रोग्राम अंडर एनईपी करिकुलम आर बोथ ऑनर एंड रिसर्च, वो अब तक तो बीएचयू ऑनर्स डिग्री देता था, लेकिन एनईपी के थ्रू उसको रिसर्च डिग्री भी देनी है, तो अब वो ऑनर्स की डिग्री भी देगा। तो अगर आप रिसर्च की डिग्री ले रहे हैं तो उसमें आपके पास बीएससी या बीए है तो ऑनर्स रिसर्च जुड़ा होगा, और अगर सिर्फ ऑनर्स है तो सिर्फ ऑनर्स रहेगा। अब ये ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री देगा कैसे, तो ये ओनली स्टूडेंट विथ सीजीपीए 7.5 एंड एबव विल बी परमिटेड टू द सेलेक्ट यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च बेस्ड ऑन मेरिट। तो वे बच्चे जिनका सीजीपीए 7.5 मतलब 3 साल के बीच में, या 3 साल जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपका सीजीपीए अगर 7.5 बनता है या फिर उससे ज्यादा बनता है,
तो आप किस में सेलेक्ट किए जाएंगे, ऑनर्स विथ रिसर्च में आएंगे। वो भी 10% बच्चे ऐसे होंगे, उसमें से 7.5 भी से भी बहुत ज़्यादा सीजीपीए बहुत सारे बच्चों का आ जाता है, उसमें से भी 10% ऐसे बच्चे होंगे जो रिसर्च के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे और उन्हीं को केवल रिसर्च डिग्री दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सभी को रिसर्च डिग्री दे दी जाएगी। और जिन बच्चों को रिसर्च डिग्री दी जाएगी उनके लिए फ़ायदा क्या है, तो जो ऑनर्स विथ रिसर्च का प्रोग्राम कर लेंगे वो शैल बी एलिजिबल फॉर पीएचडी विदाउट पीजी प्रोग्राम। तो जो आपका पीजी का प्रोग्राम होता है, जिन्होंने रिसर्च की डिग्री नहीं ली है उनको पीजी करके फिर पीएचडी करना पड़ेगा, और जिसको रिसर्च की डिग्री मिल गई है वो क्या करेंगे, सीधे के सीधे पीएचडी कर सकते हैं विदाउट पीजी प्रोग्राम, बिना पीजी किए हुए वो सीधे पीएचडी कर सकते हैं। तो ये था उनके बारे में। अब हम बात करें कि आपके पास जो नई दो कोर्सेज जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं। ये बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है जो कि मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी में है, और दूसरा जो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स का कोर्स है वो मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, तो ये तो आपके पास कोर्सेस हैं। अब आगे देखें कि इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही 4 ईयर रिसर्च प्रोग्राम है, शैल बी एलिजिबल फॉर द पीएचडी प्रोग्राम विदाउट पीजी, बिना पीजी किए हुए वो आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आगे देखें तो आगे जो हमारे पास है, आगे है कुछ ऐसे कोर्सेस, जैसे आप पहले हम फैकल्टी जान लेते हैं। बीएचयू की जो फैकल्टी है, तो मेन फैकल्टी में एफएमसी, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आपको एक देखेगा एफएमसी के नाम से, जो को एजुकेशनल है, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, इसको एफएमसी कहते हैं। और एक एमएमबी कहा जाता है, महिला महाविद्यालय इन मेन कैंपस, ये ओनली फीमेल के लिए है। और तीसरा है जो थोड़ा सा उससे कहीं दूर है, वो है राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकछा, कहाँ पर, मिर्जापुर में है। ये भी को एजुकेशनल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये मेन कैंपस में आता है। और कुछ एफिलिएटेड हैं, प्रिविलेज ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज कौन कौन से हैं, आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट चेतगंज वाराणसी, ये एएमपीजी के नाम से जाना जाता है। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट है, ये को एजुकेशनल है, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, मेल फीमेल। लेकिन बाकी जो तीनों एफिलिएटेड कॉलेज हैं ये ओनली फीमेल के लिए हैं, बसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा और बसंता कॉलेज ऑफ वुमेन राजघाट वाराणसी, ये तीनों किसके लिए हैं, ओनली फीमेल के लिए हैं। इनको हम एएमपीजी, डीएवीपीजी और बीकेएम और वीसीडब्ल्यू कहते हैं। और इसमें आपके पास कौन कौन से कोर्सेस मिलेंगे, तो इसमें केवल आपको बीए आर्ट्स मिलेगा, बीए आर्ट्स और सोशल साइंस मिलेगा, और दूसरा जो कोर्स मिलेगा आपके पास वो मिलेगा बीकॉम का कोर्स। ठीक है, बीकॉम का कोर्स, ये केवल 2 कोर्स मिलेंगे। और अगर आप इसके ऊपर जाते हैं, जो यहाँ पर मेन कैंपस है आपके पास, तो मेन कैंपस में आपको यहाँ पर जो मिलता है वोकेशनल साइंस का कोर्स मिलता है, एग्रीकल्चर का कोर्स मिलता है और बीएससी के कोर्सेस मिलते हैं राजीव गांधी में। मेन कैंपस में आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे, चाहे बीएससी हो, बीए हो, जो भी हो। और ये एमएमबी जो है, इसमें आपके पास बीए और बीएससी के कोर्सेस मिलते हैं, ओनली ये फीमेल के लिए है। ठीक है, तो ये यहाँ के कैंपसेस है, ये कैंपस है यहाँ का। और अगर देखें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम में रीअपियर होते हैं, जब आप री रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं या पहले से आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं तब की बात है। ठीक है, कह रहा है कि कैंडिडेट ओनली एडमिटेड रेगुलर स्टूडेंट जो सेमेस्टर फर्स्ट में है, ठीक है, अगर वो एंट्रेंस एग्जाम देता है जो पहली साल मतलब सेमेस्टर फर्स्ट में जो है अपीयर हुआ है और अब सेमेस्टर सेकेंड में वो एग्जाम देगा, ठीक है, अगर वो एंट्रेंस टेस्ट देता है सीयूटी का, तो वो आर नॉट परमिटेड टू रीअपियर इन द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द सेम कोर्स। तो वो सेम कोर्स में अपीयर नहीं हो सकता है, वो दूसरा कोर्स ले सकता है, सेम कोर्स में वो नहीं अपीयर हो सकता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट अटेंडेंस, वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए होंगे लेकिन उनका अटेंडेंस सफिशिएंट नहीं होगा, या फिर और फेल्योर टू सबमिट द एग्जामिनेशन, या फिर एग्जामिनेशन देने में फेल हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सेकेंड सेमेस्टर का, वो मे बी अलाउड टू रीअपियर द एंट्रेंस टेस्ट प्रोवाइडेड टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
वो क्या करेंगे, वो रिपीट कर सकते हैं, सीयूटी का एग्जाम वो दोबारा से दे सकते हैं, वो इस एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम दे दिया है, वो यहाँ पर सीयूटी का एग्जाम नहीं दे सकते। सेम कोर्स में उनको सीयूटी नहीं, सीयूटी के थ्रू सेम कोर्स में वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब वो ये सोचे कि मैं सेम कोर्स दूसरी जगह से ले लूँ, तो वो नहीं ले सकते। कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड इन सेमेस्टर थर्ड में जो बच्चे हैं, वो नॉट अलाउड टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेम कोर्स, वो सेम कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए अलाउ नहीं है। वायलेशन, अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो दिक्कत होगी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड, एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी 12th उसका पास होना चाहिए, और मस्ट है पास 12th इन द यूपी बोर्ड या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के में या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूट में पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और जो भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हो आपके पास, उस डिग्री के थ्रू आप एलिजिबिलिटी में पास कर सकते हैं। अब देखें अगर आगे कि रिजर्वेशन क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, तो अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं 15% का रिलैक्सेशन है आपके पास, या फिर आप ओबीसी हैं तो आपके पास अलग रिलैक्सेशन है, ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसके लिए 10% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा बैक, या फिर पीडब्ल्यूबीडी है तो 40% डिसेबिलिटी के साथ होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। या फिर आप एम्प्लॉय कोटा से बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉय वार्ड से पेड हैं, या फिर आईसीआर से बिलोंग करते हैं, सब स्पोर्ट्स से, या फिर फॉरेन नेशनल से, तो इसके लिए भी सबके लिए 15% देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, सबके लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पर। और या फिर अब हम देखते हैं अलग आपकी चीज़ें जो हैं, ये सब तो रिजर्वेशन की बात है, ठीक है। और अगर अब हम देखते हैं जैसे कोर्सेस आपके पास है, पूरे कोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं। बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर है तो क्या एलिजिबिलिटी होगी आपकी, क्या प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का है, कौन कौन सा आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जैसे इसमें अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स करना है, नहीं तो आप बायो या फिर बायोलॉजिकल साइंस आपका 12th में होना चाहिए, आप इसमें अपीयर करेंगे केमिस्ट्री या फिजिक्स, या फिर आप ABC, ठीक है, एग्रीकल्चर, बायो या फिर केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दिए होने चाहिए। सीट टाइप भी यहाँ पर आपके पास दिया गया है, एफएमसी में कितनी सीट है, एमएमबी में कोई सीट नहीं, आरजीएससी में राजीव गांधी कैंपस है उसमें 50 सीट है, और बाकी कहीं भी कोई सीट नहीं है। फीस स्ट्रक्चर भी आपके पास दिया है, 10,000 है, और पेड सीट पे आपके पास 30,000 है, यहाँ पर फीस कितनी है, 30,000 है। टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में भी दिया गया है, आपको जो भी कोर्स करना है उस कोर्स को आप देख के, फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स भी है, जो भी कोर्स करना है उस कोर्स को आप देख के उसकी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर बीएससी करना है आपको, ठीक है, तो केमिस्ट्री बीएससी पीसीबी से करना है, मतलब बायो से करना है, तो केमिस्ट्री, जूलॉजी या फिर बॉटनी या जियोग्राफी या फिर अर्थ साइंस से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वही 10+2 आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए 50% के साथ, और अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं तो 45% हो जाएगा, और उसके बाद SC ST तो 40% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉट बी मोर देन 22 ईयर ऑन 1 जुलाई 2025, तो आप 22 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। 17 से जो मिनिमम एज है, यहाँ पर मिनिमम एज है आपकी 17 से कम, ठीक है, 17 से लेकर के 22 साल तक की, ये लगभग सभी कोर्सेज के लिए अगर हम देखें तो यही मिनिमम एज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, ठीक है। ये सारी सीट दी गई एफएमसी में और एमएमबी में, बीएससी के लिए बस यही सीटें हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री से ऑनर्स करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं, अर्थ साइंस से ऑनर्स करना चाहते हैं, या फिर आप होम साइंस से करना चाहते हैं, तो यही सारी सीट है। पेड शीट पे कितनी सीटें हैं, देखिए रेगुलर सीट पे 60 है, पेड शीट पे 11 सीट है, ठीक है, चाहे वो एफएमसी हो या फिर एमएमबी हो। ऐसे ही आप अगर मैथ से हैं, पीएमसी, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री है आपके पास, तो भी आपके पास वही है, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में आपको एग्जाम देना होगा, और ये सारी सीटें हैं आपके पास। 45 सीट आप देखिए तो आपके पास केमिस्ट्री ऑनर्स से है, कहाँ पर, एफएमसी में है, एमएमबी में केवल 5 है, पेड शीट 0 है, और एफएमसी में पेड शीट 7 है। तो ये सारी आपके पास सीट दी गई हैं, और इसी सीट से आपको जो है एग्ज़ाम देना है। और अगर हम बात करें कि पेड सीट क्या होता है और रेगुलर सीट क्या होती है, तो रेगुलर सीट आपको दिया गया है, ये आपके मार्क्स पे डिसाइड करता है, कट ऑफ पे। जब आपकी कट ऑफ, जैसे मान लीजिए 50 सीट है यहाँ पर,
ठीक है, मैंने मान लिया, हमने देखा बीएससी में 50 सीट है, तो जब 50 सीट फुल हो जाएगी उसके बाद कहीं आप रैंक आपकी आती है, तो ये अगर मान लीजिए 4 सीट पेड बची हुई है तो आप यहाँ पर अगर इसमें आप आते हैं तो आपको ये सीट दे दी जाएगी। बस यहाँ पर पैसे का खेल है। अगर यहाँ पर आपके पास 4000 है, हमने देखा ना यहाँ पर पेड सीट पे कितना पैसा लगता है और बाकी सारी सीटों पे कितना पैसा लगता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगर हम साइंस में देखें तो एफएमसी में कितना 2000 है, लेकिन वही पेड शीट पर कितना है 24,000 फीस है, तो बस पैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पेड शीट से एडमिशन लेते हैं तो 24,000 देना होगा, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो 2000। कट ऑफ दोनों पे बनेगी। जब यहाँ पर 50 बच्चे फुल हो जाएंगे, इसके बाद जो भी 5 सीट 6 सीट 7 सीट 10 सीट पेड शीट के लिए रखी गई जारी रहेगी, उसमें अगर आपका नंबर आता है तो आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको वो पैसा देना होगा। जैसे कुछ साइंस के सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा फीस लगती है, जैसे अगर आप बीए करने जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास है यहाँ पर 2 से 3 हज़ार है, या फिर अगर आप एफिलिएटेड से बीए कर रहे हैं तो लगभग 10,000 की फीस है, और पेड सीट में 20,000 के आसपास या 22,000 की फीस है, तो लगभग दोगुनी की फीस है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर से हैं और साइंस साइड से हैं या बीएससी से है तो यहाँ पर पेड सीट की फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर में और इसमें बीएससी में। ठीक है, और ये सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपके पास सारे कोर्सेज दिए गए हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल में कितने कोर्सेज हैं आपके पास। ठीक है, ये तो 2 कोर्स आपके पास नए जुड़े हैं जो मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी के हैं। ठीक है, इसमें आपके पास केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स होना चाहिए, या फिर बायो फिजिक्स, मतलब बायो और मैथ दोनों बच्चे कर सकते हैं। सीट यहाँ पर केवल मेन कैंपस में 15 दी गई है, फीस आपके पास दी गई है 50,000। ठीक है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में वही आपके पास है बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो 23 साल का है, मैक्सिमम एज आपके पास 1 साल बढ़ा दी गई है। 15 सीट है और फीस वही 50,000 का आपके पास दिया गया है। बाकी फैकल्टी अब आपके पास आर्ट्स की फैकल्टी आ गई, अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यही बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, फिजिक्स आपके पास है, उर्दू है, भरतनाट्यम है, लिंग्विस्टिक में हिंदी, जापानीज, फ्रेंच, इंग्लिश, फिलॉसफी, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें पेड शीट भी दिया गया आपके पास, रेगुलर सीट की संख्या दी गई है। और ये देखिए आपको यहाँ भी मिलेगा, चाहे वीकेएम हो, वीसीडब्ल्यू है, एएमपीजी है, यहाँ पर सारी सीट आपको दिए गए हैं। आप बीएचयू की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बीए में बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेस है बीए में, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितनी भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं सारे आपके पास कहाँ के हैं, सारे अफिलिएटेड कॉलेज आपके दूसरे जगहों के हैं, मतलब वहाँ पर बस फीमेल के लिए हैं, और वहाँ पर बीए और बीकॉम है। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो आपकी कट ऑफ, मतलब अगर नंबर कम भी है तो भी आपका हो सकता है वहाँ पर। ये सारे कोर्सेस हैं, और बाकी नीचे आपके पास देखिए ये सारी फीस दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी आपका क्या आपके पास सीट होगी और क्या यहाँ पर फीस होगी। ठीक है, स्पेशल फीस है, देखिए यहाँ पर टूरिज्म के लिए सीट के लिए यहाँ पर 62 सीट है, तो बिल्कुल इसी तरह से सारी फीस और सीट है। तो आप अच्छे से जो भी आपको कोर्स करना है वहाँ से देख करके आप अपनी सीट को डिसाइड कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर ही, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, आपको लेना हो, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बिल्कुल जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को देख कर ध्यान से ही अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसी आधार पर अपना काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे।